प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग आ गए हैं किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज में क्या रिलेशन होता है और दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक साथ कैसे निकाली जाती है, यानी कि दोनों अगर एक साथ घटित हों, एक साथ उनकी ऑकरेंस हो रही हो तो उस केस में उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, इन सब के ऊपर हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको सीधे के सीधे जो इसकी डेफिनेशन है उसके ऊपर लेकर आऊंगा। क्या है डेफिनेशन, आइए जरा देखते हैं कि मान लीजिए लेट A and B are two events। मान लीजिए कि आपके पास में दो इवेंट्स हैं, A and B are two events such that probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B। then अगर ये कंडीशन है then A and B are called independent events। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको आपको यूज करना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कि अगर दो इवेंट्स हैं A और B तो हम उनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे अगर उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह से हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, जहां पर A इंटरसेक्शन B का मतलब है दोनों इवेंट्स के एक साथ घटित होने की प्रायिकता इज इक्वल्स टू पहले घटना की प्रायिकता इंटू दूसरे घटना की घटित होने की प्रायिकता के बराबर होना चाहिए। तो A और B को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। सिंपल, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन है। क्लियर हुई बात यहां पर, राइट? और नंबर 2, अगर हमारे पास में दो से ज्यादा इवेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हमें प्रूफ करने हैं तो यही जो डेफिनेशन है ये कुछ इस तरह से बन जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। और जो अगली एक्सरसाइज है आपकी 13.2 उसमें आपको इसी डेफिनेशन का यूज करना है। आपको जब भी किसी इवेंट को चेक करना हो कि वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं है, तो आप उन दोनों की अलग अलग प्रायिकता निकालेंगे, उनका गुणा करेंगे, फिर उनके लिए आप A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एंड देन इसके बाद में आप चेक करेंगे अगर ये दोनों चीजें बराबर आती हैं तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। क्लियर बच्चों, यही ज्यादातर केसेस में आपको करना है। ध्यान दीजिएगा कि ये सब करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसमें से ये जो घटनाएं A और B आप बना रहे हैं इनकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B कैसे निकालेंगे और आप उसकी प्रोबेबिलिटी भी कैसे निकालेंगे। तो ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए तो आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। यहां पर इस चीज को बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखिएगा कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं और जो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। वो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं वो घटना के रूप में आपने पढ़ा है कि घटनाएं हैं वो, फिर उनकी प्रायिकता हम लोग बाद में निकालते हैं। यानी कि अपवर्जी जो घटनाएं होती हैं उनका संबंध सैंपल स्पेस से और उन घटनाओं में जो सैंपल पॉइंट्स होते हैं उनसे उनका संबंध होता है। यानी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू अगर फाई है तो वो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, जबकि परस्पर अपवर्जी घटनाएं स्वतंत्र हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, और जबकि जो आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं वो अपवर्जी भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हम स्वतंत्र घटनाओं की जो डेफिनेशन है वो प्रोबेबिलिटी के सेंस में पढ़ रहे हैं कि अगर उनकी प्रोबेबिलिटीज में ये रिलेशन है तो उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे, अदरवाइज इंडिपेंडेंट इवेंट उनको नहीं कहेंगे। क्लियर? ओके। एंड इसके अलावा आपको कुछ और दिमाग में चीजें रखनी है कि अगर
ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसके बाद में जो ए डैश एंड बी होगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा, ए एंड बी डैश ये भी इंडिपेंडेंट होगा, और ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। इट मींस दैट कि probability of a dash intersection b is equals to probability of a dash into probability of b, and similarly probability of a intersection b dash is equals to probability of a into probability of b dash. Now probability of a dash intersection b dash is equals to probability of a dash into probability of b dash. Simple as that. आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ए घटना नहीं घटित हो लेकिन बी घटना घटित हो, इसकी प्रोबेबिलिटी राइट इज इक्वल्स टू, बशर्ते कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए, क्लियर। और उसी तरह ये भी, लेकिन इनकी इंडिपेंडेंसी ए और बी की इंडिपेंडेंसी पर डिपेंड है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये दोनों भी होंगे और ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो इनको अपने दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप पढ़ के आए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F के इक्वल होता है। इस चीज को भी अपने दिमाग में रखिएगा बिकॉज इसकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। आप इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के बराबर होता है, ठीक है। जहां पर A और B कोई भी दो घटनाएं हैं, ठीक है, वो स्वतंत्र हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये रिलेशनशिप भी आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि यहां पर ए यूनियन बी का मतलब है घटना ए के घटित होने या बी के या दोनों के घटित होने की प्रायिकता, करेक्ट। तो इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखिए, खासकर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं ये आप दिमाग में रखिए, ठीक, और उनकी डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी के सेंस में दिमाग में रखिएगा। और आप इसको ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं, अगर सिंपली रखना है कि एक घटना अगर किसी दूसरे घटना के घटित होने से प्रभावित ना हो तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटनाएं या इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। तो थ्योरी पार्ट को यहीं पे मैं समराइज और फिनिश करता हूं और इसके बाद में डायरेक्ट आता हूं आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.2 के ऊपर, जिसमें इन्हीं फॉर्मूलों के यूज से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप अपने दिमाग में फिर से इवेंट्स या घटनाओं की बेसिक समझ और सैंपल स्पेस के साथ में उनकी रिलेशनशिप, सैंपल स्पेस की मदद से उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना, इसको अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि इसकी जरूरत हमें बार बार यहां पर पढ़ने वाली है। तो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 13.2। नाउ बच्चों, अब मैं आता हूं एक्सरसाइज 13.2 के ऊपर और उसमें जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है पी ए इज इक्वल्स टू 3/5 और पी बी इज इक्वल्स टू 1/5 और फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हमको इस क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या गिवन है, एक तो पी ए दे दिया है हमको कितना, इट इज 3/5 और पी बी दे दिया हुआ है हमें 1/5, ठीक है ना। एंड A and B are independent, ठीक है ना, यानी कि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू 3/25। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। क्योंकि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो उसके लिए ये कंडीशन जरूर एप्लीकेबल होगी, ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो हमसे कहता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि 2 पत्ते निकालने हैं अपने को 52 ताश की गड्डी में से और रिप्लेसमेंट यानी कि फिर से उनको रखना नहीं है, निकाल लिया अलग रख देना है, तो जो गड्डी है उसमें कम पत्ते रह जाएंगे फिर, है ना, और उसी के साथ में हमें अगली फिर जो घटना है वो घटित करनी है। विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक।
हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि दोनों निकाले गए जो पत्ते हैं वो क्या हो, काले हों। तो लुक एट दैट, अब इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये एक नए तरह का प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लुक, हम मान लेते हैं क्या, लेट, माना ए का मतलब है फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, पहला पत्ता ब्लैक हो, और बी मान लेते हैं सेकंड कार्ड इज ब्लैक, यानी कि द्वितीय पत्ता भी काला हो। अब कुल मिला के काले पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं, टोटल पत्ते 52 होते हैं। सो पहला पत्ता काला होगा, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा 26 डिवाइड बाय 52, ठीक, यानी दिस इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ कार्ड को अब रिप्लेस नहीं करना है ना, कार्ड इज नॉट रिप्लेस, सिंस कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, अब कितने काले पत्ते बचे रह गए, 26 थे, एक तो निकल गया ना, तो अब बचे रह गए 25, और कुल पत्ते कितने रह गए, 51 रह गए, क्योंकि एक पत्ता निकल चुका है। इसलिए ये काला पत्ता होगा, सेकंड वाला ब्लैक कार्ड होगा, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 25/51, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सो क्योंकि सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, बिकॉज पहली घटना घटित हो गई, अब उसके लिए दूसरे से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं, देयर इज नो रिलेशनशिप। ये बात अलग है कि पहले जो एक पत्ता निकाला गया उससे अब जो अगली घटना होने वाली है उसके लिए कुल जो केसेस हैं और जो फेवरेबल केसेस में उनमें अंतर आ गया है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, बिकॉज जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं हम उससे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो ये दोनों एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब सो ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि पहला पत्ता काला हो, दूसरा पत्ता भी काला हो, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू 1/2 into 25/51 and this is equals to, I think ये तो हो जाएगा आपका कितना, दिस इज 102 और ये 25 यानी कि 25/102, दिस इज योर आंसर। क्लियर बच्चों? तो यहां पर आपने प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमने पहले पत्ते के लिए प्रोबेबिलिटी निकाली क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा था, रिप्लेसमेंट अगर हो रहा होता तो उस केस में फिर हम लोग अलग काम करते हैं, ठीक है ना, फिर उस केस में हम लोग ए इंटरसेक्शन बी अलग तरीके से निकालते और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते, लेकिन यहां पर रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने दोनों घटनाओं की अलग अलग मानते हुए उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाली और उनका फिर मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉक्स ऑफ, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। A box of oranges is inspected by examine 3 randomly selected oranges drawn without replacement। यानी कि एक ऑरेंज का बॉक्स है, उसको एग्जामिन करना है, उसका परीक्षण करना है कि उसमें जो ऑरेंजेस हैं वो सही हैं कि नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि रैंडमली यानी यादृच्छा उसमें से 3 ऑरेंजेस संतरे निकाले जाते हैं कहीं से भी, और पहला निकाला जाता है लेकिन उसको रखा नहीं जाता है, दूसरा निकाला जाता है लेकिन उसको रखा नहीं जाता है, तीसरा निकाला जाता है लेकिन उसको रखा नहीं जाता है, ठीक है। इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों संतरे सही हैं, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तो बॉक्स को बेचने के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड, Once will be approved for sale। अगर 15 संतरों में से 12 सही हैं और 3 खराब हैं तो उसको सेल के लिए अप्रूव्ड कर दिया जाता है, ठीक है ना। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ 12 आर गुड एंड 3 आर बैड
वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। ठीक है ना, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर 12 में से 3 जो है वो खराब हो, और सॉरी 15 में से 3 अगर खराब हो और 12 सही हो तो उसको अप्रूव कर दिया जाता है। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 3 संतरे हम निकालेंगे वो सही सही ही निकलेंगे। तो लेट्स मूव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट। ठीक है, अब इसके लिए भी हम लोग इसी इंडिपेंडेंट इवेंट के कंसेप्ट का यूज करेंगे। हमें 3 संतरे निकालने हैं ना, तो हम बारी बारी से तीनों को एबीसी इवेंट्स मान लेते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 3, लेट इवेंट ए, इवेंट ए का मतलब है इवेंट ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, मतलब पहला संतरा सही है। बी का मतलब है सेकेंड ऑरेंज इज गुड। सी का मतलब है थर्ड ऑरेंज इज गुड। नाउ लुक स्टूडेंट, तो हमने यहां पर क्या मान लिया कि ए फर्स्ट ऑरेंज अच्छा हो, सेकेंड ऑरेंज अच्छा हो, सी थर्ड ऑरेंज अच्छा हो। मतलब कि अगर हमको ये दे दिया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस कम्युनिकेट कर दिया आप लोगों को। हमसे उसने जो कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अगर किसी बॉक्स में 3 खराब और 12 सही हैं, टोटल 15 जो ऑरेंजेस हैं उनमें से, तो उस बॉक्स को अप्रूव कर दिया जाएगा सेल के लिए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें ये निकालना है बेसिकली। तो भाई ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब तीनों जो ऑरेंजेस आप निकाल रहे हैं बारी बारी से वो अच्छे हों। तो अब आइए जरा इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं हो रहा है, यानी पहला निकाल के उसको वापस नहीं रखा जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि गिवन, हम लोगों को गिवन क्या है यहां पर कि 12 ऑरेंजेस आर गुड, 12 सही हैं और 3 जो है वो बैड ऑरेंजेस हैं। ठीक है ना, टोटल जो है हमारे पास में कितने हैं, 15 है। दिस इज टोटल ऑरेंजेस। ठीक, सो अगर मैं आपसे कहूं सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि पहला ऑरेंज निकाले तो वो सही होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/15, क्योंकि 12 हमारे पास सही है और टोटल हमारे पास 15 है। ठीक, यानी कि कुल मिला के हमारे पास में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इट इज 4/5। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पीबी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि सेकंड ऑरेंज भी अच्छा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो एक अच्छा ऑरेंज तो निकाला जा चुका है, तो 12 में से एक गया तो 11 बचे, और टोटल में से एक गया तो 14 बचे, यानी कि सेकंड वाला ऑरेंज भी अच्छा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 14/15। ठीक है ना, बिकॉज हम विदाउट रिप्लेसमेंट काम कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ गुड ऑरेंज। ठीक है ना, ऑरेंज क्लियर। अब इसी तरह एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा, आपने 2 अच्छे ऑरेंजेस निकाल दिए, अब एक ही अच्छा ऑरेंज बचा है, यानी कि 13 यहां पर नीचे कितना आता, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई है। बी के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 11/14 और सी के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 10/13। टोटल आपके पास में अब 13 ऑरेंजेस बचेंगे क्योंकि 2 जा चुके हैं। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी थी कि ये बॉक्स अप्रूव हो जाए, तो ये तीनों घटनाएं एक साथ घटित होनी चाहिए, तब वो बॉक्स अप्रूव हो पाएगा सेल के लिए। यानी कि सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, यानी कि वो बेचने के लिए भेज दिया जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। अब यहां पे सभी की वैल्यू लिख दीजिए, तो सभी की जब वैल्यू लिख देंगे तो आपको मिलेगा पी ए की वैल्यू है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 11/14 मल्टीप्लाई, इसको आप चाहें तो कैंसिल तो खैर हो नहीं रहा है, 10/13
13, ठीक। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 इंटू 11 इंटू 4 44 इंटू 10 440 डिवाइड बाय 5 इंटू 14 14 पंजे 70 70 और 13 सत्ते 91 यानी कि 910। तो ये आप कैंसिल कर दीजिए तो दिस इज इक्वल्स टू 44/91। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, यानी कि वो बक्सा जिसमें 3 खराब और 12 सही ऑरेंजेस हैं वो अप्रूव हो जाएगा सेल के लिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी है, इस बात की प्रायिकता है 44/91, ठीक है। और इसको जहां जहां इंग्लिश में हमने लिखा है उसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा, खासकर हिंदी मीडियम वाले, है ना, हिंदी मीडियम वाले अपनी ही लैंग्वेज में लिखिएगा, है ना, परेशान मत होइएगा। ज्यादातर जो लैंग्वेज है वो आपकी बुक के क्वेश्चन में दी हुई है, तो वहीं से लिख लीजिएगा जिसकी भी आपको जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। और मैथमेटिकल पार्ट आप यहां से समझ लीजिए अच्छे से, खासकर एग्जाम्पल्स को भी आप कर लेंगे तो भी आपको काफी मदद मिलेगी, ठीक है। For more updates, subscribe to our channel.